तो आप सभी का स्वागत है। आज बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट, NCDHR दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन की ओर से हर साल की भांति जब भी बजट आता है तो हमारे संगठन उस बजट का एनालिसिस करते हैं, खासतौर से दलितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के और वंचित तबके के परिपेक्ष में। तो आज पिछले 1 फरवरी को जो देश का बजट आया, जिसको यूनियन बजट बोलते हैं, बजट पेश हो गया है। उस बजट में हमारे लिए क्या है, खासतौर से दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचित तबके के लोगों के लिए, उन सबके विश्लेषण के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया संवाद और चर्चा में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, तमाम लोग, जितने भी लोग इसके साथ जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज की इस कॉन्फ्रेंस, इस चर्चा को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 1 तारीख को बहुत ही गाजे बाजे के साथ हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस देश का आम बजट पेश किया। इस देश के बजट का हम कह सकते हैं कि इस मोदी गवर्नमेंट का 5वां बजट था, मतलब इस सत्र का। और जिस बजट को पूरी तरीके से, पूरे बजट सेशन को आप देखेंगे, तमाम तरीके की लंबी लंबी घोषणाएं करी गई और बहुत सारे तर्क वितर्क आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा बजट है, इस तरीके का बजट है। उस पूरे बजट को हमारे टीम के साथियों ने पूरा बजट विश्लेषण इस डॉक्यूमेंट में किया है, जिसको हम दलित आदिवासी बजट विश्लेषण 2023-24 कह रहे हैं। और इस बजट विश्लेषण में क्या हमें चीज़ें सामने आई हैं, उसको बारीकी से हम आप सबके साथ रखेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल है जो अलग अलग मुद्दों पे काम करता है, खासतौर से महिलाओं के साथ, मैनुअल स्कैवेंजर महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, मैनुअल स्कैवेंजिंग इशू को लेकर के, जलवायु परिवर्तन, आपदा के मुद्दे को लेकर के, स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। तो तमाम वंचित तबका जो है उसके लिए ये बजट के क्या मायने हैं। सबसे बड़ी अगर टैगलाइन के रूप में हम देखें कि सरकार ने ये बजट जो आया, बहुत लोगों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई, लेकिन जब हम बजट को बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जब बजट के एक एक पहलू को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि देश का जो बजट 2023-24 इस साल आया, और उस देश के 23-24 के बजट को बहुत ही गाजे बाजे के साथ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब इसको प्रस्तुत किया, तो एक बार फिर से हमारे सबके सामने सुनहरे सपने दिखाए गए। और उससे भी बड़ी बात कि इस साल के बजट को अमृतकाल का बजट कह के एक डंका पीटा जा रहा है। बताया जाता है कि इस देश को आज़ादी के 75 साल हो गए, तो इस अमृतकाल का पहला बजट है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश के अमृतकाल के बजट में कब आएगा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अमृतकाल। क्योंकि जब हम देखते हैं इस देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए अमृतकाल कब आएगा, बजट में अमृतकाल आया है, उसको जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देख पाते हैं कि क्या सिर्फ बातें ही हैं या सच में अमृतकाल की बात इस बजट में की गई है। तो अगर हम कुछ बजट के आंकड़े को देखें और अगर आंकड़े को हम आपके सामने रखें, तो देश का जो बजट 2023 है उसके विश्लेषण में जब हम SCP TSP के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 2023-24 के बजट, जो टोटल बजट हमें दिया गया है, वो 49,90,842.73 करोड़ का बजट है। टोटल बजट जो हम कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा बजट है, 49,90,842.73 करोड़। उस पूरे बजट में जो टोटल बजट है जो इस देश को सुपुर्द किया गया है, उसमें हमारा बजट कितना है, हमारे का मतलब है SC/ST का बजट कितना है। क्योंकि नीति आयोग वो तमाम जो SCP TSP गाइडलाइन है वो इस बात की बात करता है कि इस देश में जितनी भी पॉपुलेशन SC/ST की है, उसके हिसाब से उनको बजट का एलोकेशन किया जाना चाहिए। तो जो टोटल बजट 49,90,842.73 करोड़ दिया गया है, उसमें अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो आवंटन बजट किया गया है वो 1,59,156.22 करोड़ रुपए है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कुल आवंटन किया गया है वो 1,19,509.87 करोड़ रुपया है। अब इसमें से दलितों को जो पहुंचाने वाली लक्षित स्कीम है, जिनसे डायरेक्ट दलितों को बेनिफिट हो सकता है, उसके लिए मात्र 30,475 करोड़ रुपए है। और आदिवासियों के लिए जो लक्षित स्कीम है वो 24,384 करोड़ रुपए है। ये जो बजट के आंकड़े दिखाते हैं कि अगर हम इसके फिगर को एनालिसिस करें, जो फिगर हमारे सामने है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर बजट जो एस्टिमेटेड किया गया है 2023-24 के लिए
जैसा हमने बताया कि 49,90,843 करोड़ है। उसमें से जो टोटल एलिजिबल सेंट्रल सेक्रेटरीट स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें बजट को इन्होंने दिया गया है, वो है 14,19,910 करोड़। अब इसमें अगर हम स्पेशल कंपोनेंट प्लान या फिर शेड्यूल कास्ट का बजट कितना है, जो कि एलोकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्कीम एज पर द न्यू गाइडलाइन और नीति आयोग, जो नीति आयोग ने नई गाइडलाइन दिया था कि SC ST का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें उनको बजट देना चाहिए। तो टोटल 49,90,843 करोड़ के बजट में हम देखते हैं कि 2,03,991 करोड़ रुपया SC के लिए दिया गया है और 1,15,672 करोड़ रुपया ST के लिए दिया गया है। जो एलोकेशन फॉर SC स्कीम के लिए जो फंड दिया गया है उसको अगर हम, जैसा हमने अभी भी बताया कि जिससे ST के लिए स्कीम बजट जो दिया गया है 1,59,126 करोड़ और ST के लिए आदिवासियों के लिए 1,19,510 करोड़ रुपया दिया गया है। अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं पूरे भारत का जो पॉपुलेशन है, क्योंकि SCP TSP की गाइडलाइन यही बोलती है जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से बजट देना चाहिए, तो पूरे भारत में 11.2%, 16% के ऊपर दलित पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 11.2% दिया गया है दलितों को और आदिवासियों को 8.4%। और उस बजट में भी जो टोटल 1,59,126 करोड़ का जो स्कीम बजट इन्होंने दिया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30,475 करोड़ की स्कीम ऐसी है जिससे डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल सकता है, जिनके लिए हम सीधे दलितों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा अमाउंट है जिसका फायदा दलितों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिनमें SCP TSP का पैसा डाला गया है, जिससे दलित कम्युनिटी को सीधे तौर पर लाभान्वित होता नहीं दिख रहा है इस बजट में। तो इस बजट को जब हम बारीकी से एनालिसिस करते हैं, अभी प्राइमरी तौर पे हमारी टीम ने नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट NCDHR और दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन और उत्तर प्रदेश से हम लोग इस स्टेट में हम केंद्र के बजट को लेकर के आप सब मीडिया के साथियों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और संवाद कर रहे हैं। उसमें हम उन बारीकियों पे बात कर रहे हैं क्योंकि इसी हफ्ते अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट लेकर के आएगी और उस बजट को भी हम लोग एनालिसिस करके आप सबके सामने रखेंगे। लेकिन इस बजट में जो केंद्र का बजट है, क्योंकि पूरे भारत में इस बजट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है, लेकिन इस बजट में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए क्या है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज़ादी के अमृतकाल का बजट बताया जा रहा है, लेकिन इस देश का दलित तबका, इस देश का आदिवासी, देश के दलित युवा और महिलाएं आज भी अमृतकाल की उम्मीद में बैठे हैं, क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जिस तरीके के अमृतकाल की उम्मीद हम सब ने किया था वो उम्मीद दिख नहीं रही है। इसलिए हमने शुरुआत ही किया है कि देश के तो अमृतकाल का बजट 23-24 आ गया है, लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST ST OBC माइनॉरिटीज के लिए कब अमृतकाल आएगा, ये हमारे सबके लिए एक बड़ा सवाल है। तो जो आंकड़े हमने आप सबके सामने रखे, अगर उसको और बारीकी से हम लोग देखते हैं और बारीकी से स्कीम के तहत देखेंगे, मैं कुछ हाइलाइट्स आप सबके सामने रखना चाहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है कि इस बजट में क्या मुख्य हाइलाइट्स दिया गया है SCP TSP या स्पेशल कंपोनेंट प्लान या खास तौर से दलित आदिवासी को ध्यान में रखते हुए। तो अगर बजट की कुछ झलकियां हम आपको के सामने रखें तो प्रमुख रूप से जिसको सप्तऋषि बजट बोला गया है और बड़े पैमाने पे इसका महिमा मंडन किया गया है, सदन में भी किया गया है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि 7 लाख से कम आमदनी होगी तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, महिलाओं के लिए 2 लाख के ऊपर कुछ टैक्स की बात करी गई है। इस तरीके की जो बातें करी गई हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स में हम देखते हैं और इस बजट को हम दलितों के एंगल से देखते हैं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो इस पर कहना है वो स्पेशल SC और ST कम्युनिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोविजन नीति आयोग बोलता है, ये प्रोविजन इस देश की SCP TSP गाइडलाइन बोलती है। तो अगर हम पूरे बजट के विश्लेषण को 7 पॉइंटों में अगर हम देखते हैं तो पहला पॉइंट में हम देखते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में जो अनुसूचित जाति के कुल आवंटन में 16,784.22 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के बजट में 30,244 करोड़ रुपए का जो इन्होंने
दिया है वो प्रोविजन किया गया है, वृद्धि की गई है। दूसरा एक बड़ा बात है जिसको लेकर के दलित संगठन तमाम बार और कई स्तर पे हमने ये डिमांड करते आ रहे हैं कि देश में दलित समुदाय के स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से वो यहाँ से स्कूल से वंचित होते हैं, पलायन करते हैं, उनकी शिक्षा वंचित होती है। तो हम हमेशा से संगठन ने ये मांग किया है कि इस देश का बजट में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट बढ़ाया जाए। और कई साल से हम लोग लगभग जो है 10,000 करोड़ की से ऊपर की हम बात कर रहे हैं कि हमें जो हमारा बजट है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में दिया जाए। लेकिन इस साल के जो बजट की कॉपी हमारे सामने है, हम कह सकते हैं जो बजट आंकड़े बताते हैं कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अनुसूचित जाति का जो आवंटन है वो 6,359 करोड़ रुपया हो गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,970 करोड़ रुपए हुआ है। तो दूसरा हाईलाइट्स ये है। तीसरे हाईलाइट्स पे अगर हम बात करते हैं यूनियन बजट 2023 की, उसमें हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मेला ढोने का काम करने वाली महिलाएं और उनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए काम के लिए जो बजट के आवंटन किया जाता था, हम पिछले साल से लगातार मेमोरियल स्कैवेंजिंग के मुद्दे पर इस बात को उठाते आए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के काम करते आए हैं। वे हमारे और साथी हैं जो ग्रास रूट पे इस पे काम कर रहे हैं, वो आपके सामने बात रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके पुनर्वासन के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जो बजट आवंटन होता था वो बजट इस साल पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जो मुझे लगता है सरकार का बड़ा चूक है, क्योंकि आज भी इस देश में मैनुअल स्कैवेंजर का काम होता है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों में जो इस साल आंकड़े दिए गए हैं मैनुअल स्कैवेंजर के, लगभग 58,000 के ऊपर लोग मैनुअल स्कैवेंजर के काम में लगे हुए हैं। ये आंकड़े सरकार खुद बता रही है, मिनिस्ट्री MSDE बता रही है। तो फिर उनके लिए अगर बजट प्रोविजन नहीं होगा तो कैसे वो इस कुप्रथा से बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी बजट सत्र चल रहा है, हम लोग ये फंडिंग सरकार के सामने भी मीडिया आप सबके माध्यम से भेज रहे हैं कि सरकार इस पर गौर करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। चौथा हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो जो कुल 16,754 करोड़ रुपए की राशि जल और निर्मलता से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित की गई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जल जीवन मिशन के लिए है, लेकिन इसका अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए कोई सीधा प्रभाव होने वाला नहीं है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि SCP-TSP से जो पैसा दिया गया है और बड़ी पैमाने पर सरकार जल जीवन मिशन की बात कर रही है, लेकिन उसके बजट के आवंटन में SC-ST समुदाय के लिए कोई विशेष और सीधे डायरेक्ट बेनिफिट दलित वंचित समुदाय को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वकालत SCP-TSP गाइडलाइन करता है, जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं, उसके लिए भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जाति बजट के तहत सिर्फ 14,862 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं, जबकि दलित समुदाय में ज्यादातर परिवार भूमिहीन है। बहुत बड़ी तादाद है इस देश में भूमिहीन दलित परिवारों की, जो कि कृषि के संकट में, तमाम आजीविका के संकट में के दौर से गुजरते हैं। उनके पास बहुत ही कम जमीन है, लेकिन उनके लिए बजट का आवंटन बहुत कम किया गया है। छठवां अगर हम पॉइंट्स बात करें, हालांकि NCBR ने जो 2021 के आंकड़े जारी करे हैं, उस आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि इस देश में हमने देखा 2 अप्रैल को भी इस देश में SC-ST प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को डायल्यूट करने की कोशिश किया गया, एक बड़ा दलित आंदोलन हुआ। हर साल NCBR अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि इस देश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं वो किस लेवल पर बढ़ रही हैं। तो दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले जो अपराध के मामले हैं, जो NCRB के 2021 के आंकड़े हैं, 50,013 घटनाएं जो बढ़ करके हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो अत्याचार निवारण कानून के क्रियान्वयन के लिए, क्योंकि इसके तहत हमारे जो दलित अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति है उनको कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 600 करोड़ रुपए दिया गया था, लेकिन इस साल घटा करके 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें से सिर्फ 150 करोड़ रुपए दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं को रोकथाम के लिए आवंटित किया गया है। एक तरफ दलित महिलाओं के उत्पीड़न की संख्या बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जब बजट हम देखते हैं तो सरकार बजट कम करती चली जा रही है। तो कैसे हम दलित पीड़ितों को न्याय दिला पाएंगे? हमारे संविधान की प्रस्तावना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करती है। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं
तो जो एक्सेस टू जस्टिस की बात है, जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, उस न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ये बजट भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है, क्योंकि बजट नहीं होगा तो हम उनको कैसे उनका जो SC ST एक्ट में प्रोविजन है उनके हिसाब से हम कंपनसेशन देंगे। सरकार ने आंकड़े सामने देखते हुए भी सरकार ने हमारे बजट को कम किया है, जो पिछले साल 600 करोड़ था, इस साल 500 करोड़ किया है, और खास तौर से दलित महिलाओं के लिए 150 करोड़ बजट किया है। सातवां हाईलाइट्स पॉइंट्स अगर हम आपके सामने रखें कि महिलाओं के एवं बाल विकास मंत्रालय है, जो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आंगनबाड़ी संचालित होती हैं, जिसमें हम मिशन शक्ति योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए जो टोटल बजट दिया गया है 20,554 करोड़। अब 20,554 करोड़ के आवंटन में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के कल्याण के लिए कुल 5,038 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के कल्याण के लिए सिर्फ 2,166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लेकिन परिणाम बजट को जब हम देखते हैं तो इन योजनाओं का कोई लक्ष्य तय नहीं है। जब कोई लक्ष्य तय नहीं है तो हम कैसे उन परिवारों को बेनिफिट दिला पाएंगे? ये हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि कैसे हम SC PTSD की गाइडलाइन के तहत एक तो जो फंड डाइवर्जन हो रहा है, दूसरा उनको लेकर के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से बजट भी नहीं आ पा रहा है, तीसरा जो बजट आ भी रहा है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो हम फिर से वही बात बोल रहे हैं कि जो दलित आदिवासी का बजट है उसको खर्च ना करना, और वो दलितों आदिवासियों के बजट को दूसरे मदों में डाइवर्जन करना, तीसरा SC PTSD की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का उल्लंघन करना। ये तीन बड़े पहलू हैं जो सवाल खड़े करते हैं सरकार की उस नीति पे, जो सरकार बोलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे विश्वास आप ले रहे हैं दलितों का, कैसे विश्वास ले रहे हैं आप वंचितों का, कैसे विश्वास ले रहे हैं आप इस देश की महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का, वंचित तबके के लोगों का, जब आप बजट के प्रोविजन में वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि तमाम अलग अलग हमारी टीम ने उसको एनालिसिस किया है, जिसको हम युवा और बेरोजगारी के बजट को हम देखते हैं, वो भी हमने फाइंडिंग्स किया है। दूसरा, हम लोगों ने जो बजट के उपयोग किया गया है पिछले 5 साल का बजट का जो विश्लेषण है ड्यू एलोकेशन का, और जो ड्यू एलोकेशन का जो टारगेटेड स्कीम में किया है, नॉन टारगेटेड स्कीम में किया है, उसका भी पूरा बजट का फिगर हमारे सामने है। मैं आप सबके साथ इस फिगर को साझा कर सकता हूं, क्योंकि ये फिगर अपने आप में बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस देश के दलितों के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ, इस देश के युवाओं के साथ उस तरीके का सबका साथ सबका विकास कम दिख रहा है। हम सरकार के कुछ स्कीमें, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें लाई हैं, उनके लिए हम स्वागत करते हैं। बहुत सारी स्कीमों में ठीक ठाक बजट दिया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। सरकार की इस काम की सराहना करते हैं कि उन्होंने उन इस अच्छी स्कीमों को लाया। लेकिन एक चूक जो मुझे दिख रही है कि SC PTSD गाइडलाइन के अनुसार ऐसी स्कीमें नहीं आई हैं जिससे डायरेक्ट बेनिफिट दलित और वंचित समुदाय की महिलाओं को मिले और दलित वंचित समुदाय के लोगों को मिले। तो ये जो सवाल है, ये सवाल हमारे सामने इसलिए बार बार आते हैं, और बजट अधिकार पे काम करने वाले संगठन NCDHR, DA3 और तमाम वो संगठन जो बजट के मुद्दे पे काम करते हैं, क्योंकि बजट जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, बजट में जब तक एलोकेशन नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हम जिस तबके के लिए लड़ते हैं तब तक उसका भला हो पाना संभव नहीं है। तो दूसरा हमने जो अगला, उसमें हमने आजीविका के एंगल से बजट का विश्लेषण किया है, जिसको हम आप सबके सामने इस कॉपी को साझा करते हुए रख सकते हैं। स्वच्छकार और अग्रश्रेणी जो फ्रंटलाइन कर्मचारी वर्कर हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसको हम लोगों ने किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य हेल्थ फैसिलिटी में दलितों के बजट को कितना डाला गया है, किस प्रोविजन को दिया गया, उसको हम लोगों ने इसमें रखा है। एक्सेस टू एजुकेशन, खास तौर से एजुकेशन जस्टिस की बात हम कर रहे हैं, जो शिक्षा न्याय की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, उसको हमने इसमें विश्लेषण किया है, जिसके आंकड़े हम समय समय पे आपके साथ अलग अलग सेक्टर वाइज स्कीम में आपके साथ साझा करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए जो पोस्ट मैट्रिक की योजना है उसके बजट की हम लोगों ने बात किया है, उन योजनाओं का विश्लेषण भी किया है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो प्रासंगिक स्कीमें हैं उसको हम लोगों ने देखा है। SC ST के लिए जो मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं हैं, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री है, जिसमें उन्होंने फंड का डाइवर्जन किया है, उसको हम लोगों ने इसमें एनालिसिस किया है। दूसरी बात, जो जेंडर बजट है, जिसकी बात, क्योंकि हमारे पैनल में आप महिला और युवा महिला साथियों को देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके के बजट में गैप किया जा रहा है, जिसको हमारे साथी आपके सामने रखेंगे, जिसको हम जेंडर बजट विश्लेषण कहते हैं, उस एंगल से भी हमने रखा है। अगला पॉइंट है न्याय तक पहुंच, जिसको हम एक्सेस टू जस्टिस कह रहे हैं।
इसके साथ एक बहुत बड़ा तबका है जिस पे बात नहीं होती है। बात करने की अगर हम कहा जाए, उनको अलग अलग शब्द दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी दिव्यांग शब्द दिया। इस देश के जो पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी है, विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना है, उसमें क्या बजट है, उसका भी हम लोगों ने इसमें विश्लेषण और अपने रिसर्च में लाया है। भूमि संसाधनों तक पहुंच कितनी है, उसके साथ साथ एक बहुत अहम मुद्दा है जिसपे अभी हमारे साथी ग्राउंड अनुभव रखेंगे। हम पिछले 2 साल से बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जलवायु परिवर्तन और आपदा को लेकर के काम कर रहे हैं। उस काम के क्या रिजल्ट्स और काम का बजट से क्या तारतम्य है, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश यूपी प्री बजट कंसल्टेशन की, उसमें भी तमाम डिमांड निकल करके आए हैं जिसको हम उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार को सबमिट कर रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन और जलवायु बजट में जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो अनदेखा किया जा रहा है, उसकी बात हमने विश्लेषण में किया है। हमारे साथी जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे ग्रासरूट पे काम कर रहे हैं, वो बताएंगे कि उनको क्या चीजें इसमें नजर आई है। साथ ही साथ अगर हम और चीजों को देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन और समन बजट बनाम SC और ST जलवायु लचीलापन, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस एंगल को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो ये पूरा बजट के अलग अलग एंगल को हम लोगों ने इसमें निकाला है। इसके साथ ही साथ बाल अधिकार, क्योंकि बच्चों के एंगल से हमने इस बजट को देखने की कोशिश किया है। आपदा प्रबंधन, क्योंकि कई बार जब क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के बाद जब आपदाएं आती हैं और उत्तर प्रदेश में कई बाढ़, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहां हम लोग हैं, वहां पर ये बुंदेलखंड में सूखा की जो आपदाएं आती हैं, उसके प्रबंधन को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, उसके बजट को लेकर के क्या चीजें किया गया है, तो उन चीजों को हमने इसमें दिया है। हमारी कुछ सरकार से सिफारिशें हैं, हमारी कुछ सरकार से मांग है, वो मांगे हम बाद में रखेंगे। हमारे और साथी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आप सबके सामने अपने ग्रासरूट अनुभव और बजट के कुछ आंकड़े को, बजट से संबंधित अपनी बात को रखेंगे, जिसमें अलग अलग एंगल से आप सब समझ पाएंगे। कुछ आंकड़े और उसमें कुछ आप लोगों के सवाल होंगे तो हम उस पर आप सबके साथ बातचीत कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पे रोकता हूँ। मैं चाहूंगा रेहाना मंसूरी से, जो हमारे साथ काम करते हैं नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स और दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन से, वो खासतौर से इस बजट कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखती है। रेहाना जी। जय संविधान। मेरा नाम रेहाना मंसूरी है और मैं पिछले 7 सालों से नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स के साथ काम कर रही हूँ, और वो भी वाल्मीकि समुदाय के साथ और महिलाओं के साथ। जहाँ हमारी आबादी 50% है, वहीं हमारा बजट में भी हमारा जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए। आज भी महिलाएं हर जगह खेतों में काम करती हैं, हर जगह सभी जगह बराबरी से काम कर रही हैं, तो फिर हमारे बजट में क्यों कटौती होती है? हमारे लिए कोई ऐसी योजनाएं क्यों नहीं आती जिससे हमारा विकास हो सके? और उसमें भी कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो ऐसे तबके भी हैं, वाल्मीकि समुदाय की जैसे महिलाएं हैं, वो आज भी अपने बच्चों का भरण पोषण उससे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करके मेला भूकर अपना गुजारा कर रही हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। तो ऐसी योजनाओं को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए जिससे महिलाओं का विकास हो सके। जहां हम बात कर रहे थे कि जलवायु उसकी किसानों की बात करते हैं, तो महिला किसानों को भी दर्जा मिलना चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं अब, तो हमारे नाम हमारी ज़मीन होना चाहिए। महिलाओं को यहाँ पे कोई ज़मीन का आवंटन नहीं किया जाता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की महिलाएं दूसरों के खेतों में काम करती हैं और एट्रोसिटी के लगातार केसेस बढ़ते रहते हैं। उनको कुछ ऐसा सेपरेट कुछ चीज़ देना चाहिए रिहैबिलिटेशन एक्ट के तहत, जो कम से कम वो रोजगार से सीधा जुड़ सकें और इस घृणित कार्य को करने से बच सकें। तो थैंक यू रेहाना जी, जो अभी आपके सामने इस मुद्दे पे बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात उठाई है। तो हमारे साथ ज्योति है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ज्योति यादव से कि वो अपनी बात रखें। आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम ज्योति यादव है। मैं यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग के 10 गाँव में काम कर रही हूँ। वहाँ पे सरकार बोलती है कि कोई काम ही नहीं करता, सबने काम करना छोड़ दिया, जो वहाँ से महिलाएं काम करती है, उठाती है महिला। पर मैंने देखा है आज भी महिलाएं काम कर रही हैं, पर उनके लिए इस साल बजट में जो आया है उसकी स्कीम ही खत्म कर दी गई है, तो वो अपने स्वरोजगार के लिए क्या करेंगे? उनके स्थान पर नमस्ते नाम की कोई स्कीम बोलेगी, पर उसका कुछ पता नहीं है मुझे क्या। तो ज्योति बात कर रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, क्योंकि वो 10 गांव में काम करती है, वहाँ आज भी महिलाएं मेला ढूंढने का काम करती हैं, लेकिन सरकार
इस स्कीम का बजट को बंद किया है। नमस्ते नाम की स्कीम लेकर के आए हैं, लेकिन उस नमस्ते नाम की स्कीम का अभी क्या है पता नहीं है, वही बोल रहे हैं। हालांकि उस स्कीम का उद्देश्य जो है वो है कि मशीनीकरण से इसमें लागू किया जाएगा, उस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बनाया है। अगले हमारे साथी जितेंद्र कुमार गौतम जी हैं, जो बुंदेलखंड में जलवायु परिवर्तन आपदा के मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जितेंद्र जी वो अपने अनुभव अपने बजट के एंगल से मीडिया के साथियों के साथ बात रखें। जितेंद्र। जय भीम साथियों, मेरा नाम जितेंद्र गौतम है। मैं बुंदेलखंड के 3 डिस्ट्रिक्टों में लगभग 50 से 55 पंचायतों में हमारी टीम के सभी साथी काम कर रहे हैं। और अभी जो देखने को मिला है, पिछले साल में से सूखा पड़ा था और बेमौसम बारिश हुई थी, तो सरकार ने अभी कल हम लोग जब बैठे हुए थे तो इस बजट का विश्लेषण जो हो रहा था परसों, जैसा कि सरकार ने बजट पेश किया, तो उसमें मैंने देखा कि कहीं भी इस तरीके की कोई योजना स्पेशली नहीं दी गई है कि जलवायु परिवर्तन और जो है आपदा को लेकर किया गया हो और कहीं उसको बजट दिख रहा हो। अमूमन जो ढंगा चल रहा है सरकार का, वो कुछ एलोकेशन कर देते हैं, अलॉटमेंट कर देते हैं, उतना कुछ उन्होंने अभी इस बजट में उन्होंने दिया नहीं। और ख़ासतौर से सरकार अभी एक PM प्रणाम योजना चला रही है। उसका कहने का मतलब, सरकार का कहने का मतलब है कि जो अभी केमिकल हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह हम फर्टिलाइज़र जो बायो कंपोस्ट वगैरह बना करके तैयार करेंगे उस तरह। लेकिन उसके लिए बजट कितना है आपका, ये तो आपने बताया ही नहीं। और ख़ासतौर से बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश के, अभी हम उत्तर प्रदेश का बजट आएगा तो उसको भी विश्लेषण करेंगे। खासतौर से बुंदेलखंड के लिए आपने कुछ किया क्या? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार घोषणाएं करती है पर उसके लिए बजट कितना है ये क्लियर नहीं करती। ठीक है, तो मैं अगले साथी के रूप में जो हमारे साथ काम करती है मधु अनुरागी, और ख़ास तौर से जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के उसको विशेषकर उस पर फोकस है, तो मैं चाहूँगा मधु जी अपने अनुभव को रखें और आपने क्या बजट में देखा उसको आप रख सकते हैं। मधु। नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम मधु अनुरागी है। मैं जालौन के 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 ग्राम पंचायत में काम करती हूँ। मैंने देखा है ज़मीनी स्तर पे जाके कि अभी तक लोगों के घरों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उज्ज्वला योजना है, तो अभी तक उन दलित परिवारों में अभी तक पहुंचा नहीं है, जिससे कि महिलाओं के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। और गांव में देखा है कि प्रधान खुली बैठक करवाते ही नहीं है। तो ये जो ग्राउंड अनुभव थे जो मधु बता रही है कि उज्ज्वला बहुत बड़ी स्कीम सरकार लेकर के आई थी, लेकिन गांव में अभी भी लोगों ने सिलेंडर लिए लेकिन भरवा नहीं पाए।